हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा हिंदी। और आप देख रहे हैं आज शिक्षा अधिगम के सिद्धांत का पार्ट 6, जिसमें हम क्वेश्चन 26 से क्वेश्चन 30 यानी 5 क्वेश्चन आगे के बात करेंगे। तो ये सीरीज है शिक्षा अधिगम के सिद्धांत की सेमेस्टर फर्स्ट के लिए बीटीसी डीएलएड के छात्रों के लिए। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला यानी कि 26 क्वेश्चन नंबर। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है। तो ये है शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए अथवा शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है। तो शिक्षण अधिगम जैसे आप जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। तो शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांत इस प्रकार हैं। तो क्या क्या सिद्धांत है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहला सिद्धांत पे आएंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि ये क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता जैसा कि आप वर्ड से अगर मीनिंग की तरफ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्रियाशीलता यानी कि कुछ करने का सिद्धांत। तो देखते हैं क्या होता है। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत को करके सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो करके सीखने का सिद्धांत तो वही क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का मानना है कि बालक जिन विषय वस्तुओं को करके सीखता है वह स्थायी होता है। तो यानी कि जो चीज़ बच्चा जो है करके सीखता है यानी खुद से करता है तो वो जल्दी उसके दिमाग में फीड होता है और वो स्थायी होता है, काफ़ी समय तक उसको याद बना रहता है, तो वो कभी भूलता नहीं है। तो ये एक वैज्ञानिक हैं जॉन डीवी, शिक्षा शास्त्री कहेंगे इनको। इन्होंने कहा है कि क्रिया द्वारा सीखना पर बल दिए हैं। तो क्रिया द्वारा सीखना पर बल जो है इन्होंने ही दिया है, क्रिया द्वारा सीखना। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने दिया है, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है तो आप लिखेंगे जॉन डीवी महोदय ने क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया है। तो आइए आगे एक और शिक्षा शास्त्री हैं किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक फ्रॉवेल का मानना है, ये वैज्ञानिक है फ्रॉवेल। तो किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक फ्रॉवेल है, लेकिन पद्धति इनके नाम से है। तो इनका मानना है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत बालकों हेतु अत्यंत उपयोगी होता है, इससे बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत एक थ्योरी है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आपको केवल ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है। लगभग पूरा आपका जो अधिगम का सिद्धांत है इन्हीं चीज़ों पे घूमता रहता है। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे लगभग इन्हीं चीज़ों से आपको उनके उत्तर लिखने हैं। तो आप अगर इसको वर्ड टू मीनिंग अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आप डिटेल में अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अगला सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। तो जैसा कि आप रुचि से समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट माने रुचि होता है। थोड़ा सा इंग्लिश की वोकेबलरी में इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आपको हिंदी समझने में आसानी रहे। कभी कभी होता है कि आप दोस्तों हिंदी में रखने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा इंग्लिश को वर्ड मीनिंग याद रखेंगे। तो हम जानते हैं कि रुचि तथा ध्यान में घनिष्ठ संबंध होता है। तो देखिए रुचि तथा ध्यान में संबंध कैसे होता है। तो जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है तभी आप उस चीज़ में ध्यान लगाते हैं, अदरवाइज आप उस चीज़ में ध्यान नहीं लगाएंगे जब तक कि आपका इंटरेस्ट उधर नहीं होगा। तो इसीलिए रुचि तथा ध्यान में घनिष्ठ संबंध होता है। तो बालक की रुचि जिस वस्तु में होती है वह उसे सरलता से समझ लेता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान उधर बहुत जल्दी जाता है। इसीलिए बालक का ध्यान जिन वस्तुओं पर केंद्रित होता है उनमें वह रुचि लेता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बालक अगर जिस वस्तु की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका उस वस्तु में उस विषय में उसका काफ़ी रुझान है, रुचि है। तो इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों अब इसका अगला सिद्धांत हम क्रियाशीलता का देखते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर क्वेश्चन है उल्लेख कीजिए सिद्धांत का महत्व। तो बात एक ही है लगभग। तो अगला देखते हैं क्या है। तो इसका तीसरा पॉइंट रहेगा दोस्तों प्रेरणा का सिद्धांत। तो प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि मोटिवेशन आप कुछ करेंगे तभी इंस्पायर होगा बच्चा। तो किसी भी विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने हैं तो प्रेरणा अत्यंत आवश्यक होती है। तो सबसे पहले आप बच्चे को किसी चीज़ की तरफ प्रेरित करेंगे तभी उसमें उस विषय के प्रति या उस वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। तो ये प्रेरणा का सिद्धांत बच्चे को सीखने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो प्रेरणा के द्वारा बालकों में किसी भी विषय वस्तु के प्रति रुचि को उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये शिक्षक के लिए बहुत उपयोगी है कि अगर आप अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्रेरणा के सिद्धांत को आप फॉलो करें।
तो यहाँ पे एक प्रोफेसर भाटिया हैं, इनके अनुसार देखते हैं। इन्होंने देखिए परिभाषा आपको एज इट इज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप इनके नाम याद कर लीजिए और इसके आधार पर आप परिभाषा को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, बस मैच करना चाहिए। तो प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है, वही चीज़ रिपीट हो रही है, या उसको करने लगता है तो वह उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का जो कार्य है वो सरल हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन हो। लेकिन अब एक चीज़ आपने उसको प्रेरित कर दिया, वो उसमें रुचि लेने लगा, तो उसको स्टार्टिंग में तो सरल लगेगा, लेकिन उसको सीखता रहेगा, चाहे भले ही आगे चल के कठिन हो। लेकिन अगर रुचि आपने एक बार उत्पन्न कर दी, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगा दिया, तो फिर वो उसको लगातार सीखता रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगला चौथा सिद्धांत क्या है, चयन का सिद्धांत। तो ये सभी सीखने के लिए है जो भी सिद्धांत है, तो किस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं या बच्चा सीख सकता है। तो चयन का सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत शिक्षकों तथा छात्रों दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। छात्रों को ज्ञान प्रदान करते समय तथ्यों का चयन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जब भी आप छात्र को कुछ भी शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो उस समय आपके पास कोई ना कोई तथ्य होना चाहिए, इसका आपने अच्छे से चयन किया हो कि मुझे इस तथ्य के बारे में बता रहा है। ऐसा नहीं कि आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपके पास एक तथ्य पहले से ही होना चाहिए। तो अनावश्यक तथ्यों तथा घटनाओं को छात्र के सामने प्रस्तुत करने से पाठ बोझिल तथा नीरस हो जाता है। तो ये चीज़ है अनावश्यक, यानी कि अगर आप कोई पाठ से इधर उधर जाएंगे, आपको पाठ कोई पढ़ाना है और आप पढ़ा कुछ और रहे हैं या कहीं और बातों में बच्चे का ध्यान लगा रहे हैं, तो फिर वो उसको उबाऊ लगेगा, बोझिल लगेगा और नीरस हो जाएगा, फिर बच्चा उसमें रस नहीं लेगा। तो अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि वह केवल उन तथ्यों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करे जो परम आवश्यक एवं पाठ की मूल भावना से संबंधित है। ठीक है, मूल भावना यानी पाठ का जो ऑब्जेक्टिव है मेन। तो अनुपयोगी तत्वों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए और जो अनुपयोगी तत्व हैं उनको प्रयोग में ना लाएं। तो आशा करते हैं कि आपको ये चारों सिद्धांत समझ में आए होंगे। और आप दोस्तों अगर केवल आप पढ़िए, इसको सुनिए और जो पॉइंट्स है ना उनको नोट डाउन करते चलिए क्वेश्चन और आंसर के साथ में, तो डिटेल आपके माइंड में सेव होती जाएगी और आप उसको और अच्छे से सोच सकते हैं। अपना आपके सोचने की क्षमता अगर बढ़िया है, IQ लेवल आप अगर अच्छा करेंगे तो आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हमारा एक सिद्धांत इसमें और बचता है, पांचवा सिद्धांत है विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, विभाजन यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इस सिद्धांत का मानना है कि शिक्षकों को चाहिए कि जिन पाठ्य वस्तुओं को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना है उन्हें वह कुछ सोपानों तथा पदों में विभक्त कर ले, यानी बांट ले, यानी तोड़ ले। इसके पश्चात बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। हमने पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ा था। तो ये क्या है कि आप जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसको एक साथ बच्चे के सामने पेश मत कीजिए, उसको पहले अंश में तोड़ लीजिए, छोटे छोटे भागों में, और एक एक भाग का वर्णन कीजिए, फिर उसको एक साथ जोड़ करके फिर बच्चे को सिखाएं। तो ये एक विभाजन का सिद्धांत कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये प्रश्न संख्या 27 है। इसमें क्वेश्चन है आपका बहुश्रेणी शिक्षण क्या है, बहुश्रेणी। तो आप जो वर्ड यहाँ पे लिखा है बहुश्रेणी, इसको समझते चलिए। इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसकी आवश्यकता बताइए, इसे संचालित करने में मानवीय समूहों को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन जोड़ दिए और इसमें से एक ही आएगा आपका, ये 2 आएंगे। तो इनमें चारों में क्या है, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आप उसको क्वेश्चन से रिलेट कीजिए और उत्तर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी। अब देखिए देखते हैं उत्तर में क्या है। तो बहुश्रेणी शिक्षण को बहुस्तरीय शिक्षण भी कहा जाता है। तो पहले हमने एक प्रश्न पढ़ा भी था कि बहुस्तरीय शिक्षण क्या होता है। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए, दूसरे या तीसरे पार्ट में कहीं दिया होगा। तो बहुश्रेणी शिक्षण वह शिक्षण है जिसके अंतर्गत विभिन्न उपलब्धि स्तर के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, अथवा विभिन्न उपलब्धि स्तर, इसका मतलब देखते हैं, विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। ठीक है, तो बहुस्तरीय का क्या मतलब हुआ, बहुस्तरीय शिक्षण विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है
जब कक्षा में तेज, मध्यम और धीमी गति से सीखने वाले छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं। तो मतलब क्या है, किसी बच्चे का दिमाग तेज है, कोई मध्यम दिमाग का है, कोई बहुत थोड़ा सा कम दिमाग का है, धीमी गति से सीख पा रहा है। तो इस तरीके के 3 स्तर के अलग अलग बच्चे हो गए। तो उनको कुशलतापूर्वक पढ़ाने के लिए फिर आपको योजना बनानी पड़ती है कि किसको हम किस तरीके से पढ़ाएं, किस तरीके से फोकस करें, ताकि सारे बच्चे उसमें एक साथ सीख पाएँ, इन्वॉल्व रहें। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है वो देखते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया, इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो प्रयोग उस समय किया जाता है जब कक्षा में तेज, मध्यम और धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसकी आवश्यकता बताइए। इसकी आवश्यकता देखते हैं। तो बहुस्तरीय शिक्षण की आवश्यकता, तो बच्चों को सीखने की गति का भिन्न भिन्न होना। ठीक है, तो एक तो आवश्यकता तभी पड़ेगी जब सीखने की गति अलग अलग होगी, यानी तेज, मध्यम और धीमी गति से कई तरीके के बच्चे होंगे। दूसरा, बच्चों की उपलब्धि स्तर का भिन्न भिन्न होना, यानी हर बच्चे के पास अलग अलग तरीके का ज्ञान रहेगा, तो उपलब्धि स्तर भी डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब हमारे पास जो दूसरा है क्वेश्चन में लास्ट, कि इसे संचालित करने में मानवीय समूह को स्पष्ट कीजिए। तो संचालित करने में जो मानवीय समूह है, यानी कि ये जो पद्धति है बहुश्रेणी शिक्षण है, इसको संचालित करने वाले कौन कौन से समूह होते हैं मानव में, तो कौन कौन इसको पेश करता है? तो यहाँ पे 6 समूह दिए हैं। प्रथम समूह, तो प्रथम समूह में कौन है? केवल शिक्षक आधारित समूह, यानी कि केवल शिक्षक अध्यापक ही होता है जो बहुश्रेणी शिक्षण अपनाता है। द्वितीय समूह में क्या होता है कि कुछ शिक्षक होते हैं और मॉनिटर होते हैं, मॉनिटर आधारित समूह, यानी कि कक्षा में जो सबसे तीव्र बुद्धि का बच्चा होता है उसको मॉनिटर बनाया जाता है। तो ये होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मॉनिटर। तीसरा है तृतीय समूह, एक शिक्षक और कुछ मॉनिटर मिलकर के एक समूह बनाते हैं, तो ऐसा हो जाता है कई बार। चौथा जो है चतुर्थ समूह, इसमें केवल मॉनिटर होते हैं, शिक्षक नहीं होते हैं, मॉनिटरों का समूह होता है। पंचम समूह क्या है? छात्र छात्राओं के रूप में स्वयं सीखने का समूह, यानी कि जो छात्र छात्राएं हैं वो खुद ही आपस में सीखेंगे। षष्ठम समूह क्या है? समुदाय आधारित समूह। समुदाय आधारित मतलब शिक्षा समिति या सेवा निवृत्त मानवीय समूह है, ऐसा समूह जो सेवा से निवृत्त है या कोई शिक्षा समिति का समूह है। तो ये सब मानवीय समूह हो गए। तो इनमें हमने अलग अलग इनको डिस्क्राइब कर दिया। तो केवल आप एक बार पढ़िए इसको, 2-3 बार रिवाइज भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा से आपको याद हो जाएगा, तो कोई कठिन नहीं लगेगा आपको फिर ये। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 28 है। 28 में क्या है? बहुकक्षा शिक्षण क्या है? ठीक है, तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? क्वेश्चन लगभग वही रहेगा, तो थोड़ा सा घुमा दिया है। बहुकक्षा शिक्षण का उदाहरण भी दीजिए, अथवा बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता क्या है इसको स्पष्ट करें। क्वेश्चन सेम है, कई तरीके से दे दिया है। देखते हैं क्या है। बहुकक्षा शिक्षा वह शिक्षण है, बहुकक्षा शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें एक साथ कई कक्षाओं के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, उसमें कई स्तर के होते हैं बहु शिक्षा में, और ये बहुकक्षा हो गया, यानी कि कई सारे कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठा दिए जाते हैं। तो बहुकक्षा शिक्षण का प्रमुख कारण क्या होता है? या तो अध्यापकों की कमी है, या कक्ष यानी क्लास रूम्स की कमी है। इस कारण से कई सारी क्लासेस के बच्चे एक ही कमरे में बैठा दिए जाते हैं। तो बहुकक्षा शिक्षण को लागू करने का प्रमुख कारण है कि शिक्षण कार्य की गुणवत्ता को भी बनाए रखना। ठीक है, गुणवत्ता को बनाए रखने का मतलब कि अगर जैसे कि मान लीजिए विद्यालयों में प्राय ऐसा देखा जाता है कि कुछ कक्षाएं संचालित हो रही हैं तो कुछ कक्षाएं खाली हैं और बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, तो बहुकक्षा शिक्षण के द्वारा इस कमी को दूर किया जा सकता है। और अगर हम उन कक्षाओं को खाली छोड़ देंगे तो फिर शिक्षा की गुणवत्ता कम हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, आपका स्कूल का जो है नाम खराब होगा। आवश्यकता क्यों है इसकी? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है हमारे देश में, शिक्षकों की भी काफ़ी कमी है, लोग बाग इधर उधर अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, क्लासरूम्स की कमी है, कक्षों की कमी, इसलिए इसकी आवश्यकता भी हमको पड़ रही है। बहुकक्षा शिक्षण के सोपान, यानी कि उसके क्या क्या सोपान हैं तो वो देखते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? पाठ्यक्रम का वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था।
समय विभाजन कर सकते हैं, समय विभाजन चक्र, अलग अलग टाइम टेबल बना दें कि आप इस क्लास के उस समय आओगे, इस क्लास के उस समय आओगे, ये तरीका है। बैठक व्यवस्था कर सकते हैं, एक साथ मीटिंग कर ले। शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा सामग्री व बालक जो TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और बच्चे मॉनिटर व बालक, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अध्यापक व बालक हो सकता है। मूल्यांकन जो शिक्षक के द्वारा किया जाएगा वो, उदाहरण के लिए जैसे कक्षा 5 में अध्यापक होंगे, कक्षा 3 एवं 4 में मॉनिटर हो जाएंगे, ठीक है, काम चल जाएगा। कक्षा 1 एवं 2 में बच्चों का खेल कूद हो जाएगा, इस पर बच्चे आपस में सीखेंगे। इस तरीके से हम बच्चों को बिजी भी रख सकते हैं। उपयोगिता क्या है? इस शिक्षक द्वारा कम शिक्षक की भी कक्षाओं को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो अगर कम शिक्षक हैं और ये जैसे 5 कक्षाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 2 शिक्षक हैं, तो वो चला सकते हैं आराम से। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और बढ़िया शिक्षक बनिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 29। तो रुचिपूर्ण शिक्षा किसे कहते हैं? रुचिपूर्ण का मतलब इंटरेस्ट से होता है। तो अभी हमने पहले भी सुना था, देखा भी था। तो आगे और देखते हैं इसमें क्या होता है। तो कक्षा में बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे और कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा आपको डिटेल में जानना। तो रुचिपूर्ण शिक्षण क्या होता है, इसको आइए देखते हैं। तो रुचिपूर्ण शिक्षण की नवीन विधा है। ये एक नवीन विधा है, नया सोपान है, नया तरीका है। कैसे? अगर जैसे नवीन विधा पूछी जाती है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं कि शिक्षण पद्धति की नवीन विधाओं का पालन करें। आप डाल सकते हैं उसमें नंबर 1 रुचिपूर्ण शिक्षण, क्योंकि ये भी नवीन विधा के अंतर्गत आता है, कोई पुरानी विधा तो है नहीं। तो रुचिपूर्ण शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालक की रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। यानी कि बालक की, बच्चे की जिस काम में या जिस विषय में रुचि है तो उसके अनुसार उसको खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। उसको पता नहीं चलता कि उन्हें सिखाया जा रहा है। तो रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। तो उद्देश्य क्या होता है? सबका उद्देश्य ये भी होता है, इसका भी उद्देश्य वही होगा। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यही है। तो रुचिपूर्ण में थोड़ा सा 1-2 चीज़ें हम अलग से लिख देते हैं। खेल खेल में बच्चों की प्रतिभा तथा कौशल का विकास करना। अब बच्चे को आपने कुछ खेलने को दिया तो आपको उसकी प्रतिभा पता चलेगी और वो कितना कुशल है और वो कितना और आगे विकास कर सकता है। तो ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप होंगी। दूसरा है बालकों में सृजनात्मक विकास। सृजनात्मक मतलब बच्चे में कुछ नया करने का, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तीसरा है विद्यालय परिवेश को आकर्षक तथा मनोरंजन बनाना। तो विद्यालय का जो आपका प्रांगण है, जो चारों तरफ का वातावरण है, उसको थोड़ा आकर्षित कीजिए, सजाइए, सजावट कीजिए, बाहर का, अंदर का, क्लासरूम्स का, और थोड़ा मनोरंजन बनाए। वहाँ पे अपना माहौल बच्चे के साथ घुल मिल जाए, बच्चों को खेल कूद करवाएं। तो कक्षा में बच्चों की रुचियों को बनाए रखने के लिए हम निम्नलिखित विधियों एवं ढंगों का प्रयोग करते हैं। अब ये जो दिया था ना, किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं और कैसे करते हैं। तो किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। तो 2 व्यक्तियों के मध्य भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। ठीक है। तो संप्रेषण यानी कि ये कम्युनिकेशन का मीडियम हो जाता है। तो जब भी 2 व्यक्तियों के बीच हम भावों को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को कहते हैं, सुनते हैं, कुछ तथ्य लेके आते हैं, उनको इधर उधर आपस में आदान प्रदान करते हैं। तो आगे इसमें क्या है? नंबर 1 है खेल विधि द्वारा शिक्षण कार्य। तो पीछे जो लाइन थी संप्रेषण वाली, वो आप लिखना चाहें लिखिए, ना लिखना चाहें ना लिखिए। तो हमें क्या विधियाँ देखनी है। तो ये सब वही विधियाँ हैं जो पहले मैं एक क्वेश्चन मतलब पढ़ी थी, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो एक बार आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने कहा ना कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, स्टार्टिंग से वीडियो को देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। तो सारा कुछ पूरा एक ही चीज़ पे घूम रहा है, पूरा शिक्षण का अधिगम। तो शिक्षण अधिगम के कोई सिद्धांत अलग अलग नहीं है, सब हर क्वेश्चन में आप घुमा फिरा करके पॉइंट्स अगर आपको 10, 12, 15 याद हैं तो आप बहुत अच्छे से इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो खेल विधि द्वारा शिक्षण कार्य, बच्चों को सबसे अच्छा खेलना लगता है, आप सभी जानते हैं। तो बालकों को यदि खेल खेल में शिक्षा दी जाए तो बच्चे उन्हें रुचिपूर्वक ग्रहण करेंगे तथा उनको सर्वांगीण विकास होगा। अब जैसे मान लो कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बच्चा कुछ खेल रहा है अपना, तो कुछ आपने उसको पजल्स का गेम दे दिया, वो खेल रहा है, फिर उसको काउंटिंग सिखा दी, बेटा ये 1 2 3 4, फिर ABCD की पजल ले आया, उसमें वो खेल भी रहा है और ABCD भी पहचान रहा है, देख भी रहा है, A ऐसे होता है, ये B ऐसे होता है।
तो देखिए बच्चा कितना आसानी से सीखता है और उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो अतः कक्षा में बच्चों की रुचियों को बनाए रखनी है तो हम विधि द्वारा शिक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये खेल विधि होती है। नंबर दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित पहले भी देखा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का जो केंद्र है वो बिंदु, जो केंद्र बिंदु है वो बालक होता है, तो हम बालक को केंद्र मानते हैं। तो इस प्रकार व्यवस्था में शिक्षण कार्य बालकों की रुचियों के अनुसार किया जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे बहुत ही मनोरंजनात्मक भाव से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो बच्चे को जब आप केंद्र बना के शिक्षा देंगे तो बच्चा मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा को ग्रहण करेगा। तीसरा है करके सीखने। जो अभी क्रियाशीलता का सिद्धांत था वही यहाँ पे है, करके सीखने की विधि का प्रयोग। एक बार आप देखिए, दोबारा रिवाइज भी हो रहा है आपका। बच्चे में करके सीखने की योग्यता का विकास करने से बच्चे रुचिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये ग्रहण होगा, एवं सक्रिय रहते हैं। तो करके सीखने का, तो बच्चे को आप कुछ करने को देंगे, वो करेगा तो जल्दी सीखेगा, उसका योग्यता का विकास होगा और उसको इंटरेस्ट आएगा करने में, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं खेल रहा हूँ, और वो सीखेगा भी और एक्टिव रहेगा बच्चा आपका, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आपका एक्टिव रहे। तो ये एक शिक्षक का कार्य है, जो ये केवल माता पिता का नहीं है। शिक्षक जो है बच्चे का माता पिता ही होता है, वही बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकता है। अब हम इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। इसमें थोड़ा सा महात्मा गांधी जी का सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने अपने जो इनकी फिलॉसफी है, इनका जो सिद्धांत है वो क्या है, तो ये देखते हैं। महात्मा गांधी का शिक्षा अधिगम का सिद्धांत बताइए तथा इनके अनुसार शिक्षण पद्धतियों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे महात्मा गांधी जुड़ गया, तो महात्मा गांधी के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो उन्होंने क्या क्या किया, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखते हैं, तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत क्या क्या थे। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा दर्शन के सिद्धांत इस प्रकार है। सबसे पहला जो हम संविधान में भी देखते हैं, गांधी शिक्षा का जो अधिकार है उसके तहत क्या है कि गांधी जी के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये अनिवार्य हो जाना चाहिए और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, गांधी जी ने कहा था, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षित ना रहे और समाज में संतुलन बना रहे, बेरोजगारी दूर हो, लोगों में समझदारी बढ़े। तो इनके जो सिद्धांत हैं वो देखते हैं क्या है। हस्तशिल्प शिक्षा, तो ये कहते हैं कि छात्रों को, बच्चों को हस्तशिल्प क्या होता है, तो बच्चों की शिक्षा हस्तशिल्प पर आधारित होनी चाहिए। तो गांधी जी का विश्वास था कि हस्तशिल्प की शिक्षा द्वारा मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोच्च विकास होता है। तो हस्तशिल्प क्या होता है, सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, कताई है, ये सब जो चरखा चला के स्त्रियाँ उद्योग धंधे घरों में छोटे छोटे लगा के करती थी। तो ये हस्तशिल्प कला है कि अपने हाथ से आप कुछ बनाएं और उसको मार्केट में पेश करें, बाजार में लेकर जाएं, उसको बेचें, उससे कमाएं। तो इससे क्या है, आपके मस्तिष्क और आत्मा दोनों का सर्वोच्च विकास होगा और आप कुशल कारीगर भी कहलाएंगे और बेरोजगारी भी दूर होगी। तो इनका कहना ये ठीक है। आजकल बहुत सारे NGOs हैं जो हस्तशिल्प को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा है सामाजिक शिक्षा, ये बहुत उपयोगी है दैनिक जीवन में। तो बालकों में सामाजिक शिक्षा का विकास होना चाहिए, जिससे बालक समाज में अपने आप को संतुलित कर सके। अब समाज में तो कई सारे उतार चढ़ाव हैं, हर तरीके के लोग हैं, तो सामाजिक शिक्षा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो शिक्षा में शारीरिक एवं मानसिक श्रम का होना अत्यंत आवश्यक है। तो शिक्षा अगर आप कर रहे हैं तो केवल ये नहीं कि आप किताबी कीड़े बने, किताब को रटें, चीज़ों को याद कर रहे हैं, ये नहीं। शारीरिक और मानसिक श्रम दोनों, शारीरिक यानी खेल कूद, और मानसिक तो आप पढ़ ही रहे और मनन चिंतन हो ही रहा है आपका। तो दोनों ही का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब शिक्षण पद्धतियाँ इनकी कौन कौन सी है, इनके अनुसार शिक्षण पद्धतियों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन में ऐड है। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धतियाँ इस प्रकार हैं। तो देखते हैं इनके अनुसार कौन कौन सी शिक्षण पद्धतियाँ हैं। तो गांधी जी के अनुसार जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं 3 इन्होंने दी हैं। नंबर 1 है अनुभव द्वारा सीखना। तो गांधी जी का मत था कि ज्ञान तभी ग्रहण किया जा सकता है जब बच्चे को सीखने और अनुभव करने का अवसर दिया जाए। तो बच्चे को आप सीखने का और अनुभव करने का, अनुभव रियलाइज करने का, तो बच्चे को पता चले कि अरे, जब जैसे कि आपने आग जल रही है, बच्चे को आप पहले ही रोक रहे हैं, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये आग है, इससे हम जल जाएंगे। तो आप उसको सीखने दीजिए, अनुभव करने दीजिए, तो वो जाएगा, उसमें मान लीजिए उंगली दी उसमें और उसको लगा कि मेरी उंगली जल रही है, तो खुद वापस है तो वो कहेगा, खुद ही सीख जाएगा कि नहीं ये आग है,
इससे हम जल जाते हैं। तो ये उसका अनुभव भी हुआ और वो सीखा भी, पहचान भी गया। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा इन्होंने सिद्धांत दिया। दूसरा है क्रिया द्वारा सीखना, करके सीखना, जो कई लोगों ने दिया। तो गांधी जी ने क्रिया द्वारा सीखने पर विशेष जोर दिया, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, इसमें भी आप वही चीज़ देख रहे हैं। तो तीसरा है शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग। गांधी जी के अनुसार मस्तिष्क के साथ साथ आँख, नाक, कान आदि को प्रशिक्षण देना जरूरी है। तो मस्तिष्क में तो आप अपनी चीज़ों को पढ़ ही रहे हैं, याद कर ही रहे हैं, सब स्कोर हो ही रहा है, तो वो तो आप उसका उपयोग कर ही रहे हैं। बाकी के जो अंग हैं, आँख है, नाक है, कान है, इनको भी शिक्षा प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये भी बिगड़ जाएंगे। तो ये वैसे कोई बिगड़ने वाली बात नहीं है, बस ये है कि आप क्या है कि आँख से किस तरीके से देख सकते हैं, कितनी दूर तक देख सकते हैं, और कब आपको बंद करना है, कब खोलना है। नाक से आपको सांस कैसे लेनी है, ठीक है, ये सब चीज़ें। कान से आप कैसे सुन सकते हैं, कान के दोनों तरफ हाथ रखिए, फिर देखिए आपको कितनी दूर तक की ध्वनि सुनाई देती है। इस तरीके से उनको प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि वीडियो को पूरा देखें, नोट्स ज़रूर बनाइए। देखिए, अच्छा शिक्षक बनना है तो आप एक बार नोट्स ज़रूर बनाएं, और ये पूरे जीवन आपको जो है बहुत कारगर सिद्ध होंगे और आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। हमारा यही प्रयास है कि आप एक अच्छे शिक्षक बने। केवल नौकरी पाना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षा का प्रचार करना, बच्चों को सिखाना, और बच्चे भी आपके सीखे हुए, सिखाए हुए शिक्षक बने, अच्छे जॉब में जाएं, सरकारी नौकरी में जाएं, उनका अच्छा विकास हो, समाज में कुछ करके दिखाएं, तो वो आपका नाम लेंगे, आप तभी तो आप अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।